नमस्ते। आज हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय जन कांग्रेस तथा स्थायी समिति। सिद्धांत जनवादी चीन के शासन का रूप संसदीय है। चीन की व्यवस्थापिका का नाम राष्ट्रीय जन कांग्रेस है और मंत्री परिषद को राज्य परिषद की संज्ञा दी गई है। राज्य परिषद को राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी रखा गया है। जिन दिनों राष्ट्रीय जन कांग्रेस का अधिवेशन न चल रहा हो, राज्य परिषद स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी समझी जाती है। स्थायी समिति के सदस्यों का निर्वाचन राष्ट्रीय जन कांग्रेस करती है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस रचना और संगठन। चीन में एक संसदात्मक विधानमंडल है। अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रीय जन कांग्रेस में निम्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं: प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि, स्वशासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि, केंद्र के सीधे अधिकार में आने वाले नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि, जनवादी मुक्ति सेना के प्रतिनिधि। प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण और उनके निर्वाचन के ढंग की व्यवस्था कानून द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रतिनिधियों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। चीन में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्तियों को वयस्क माना गया है। सभी वयस्क नागरिक मताधिकारी है और निर्वाचन में भी उम्मीदवार हो सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि वे पागल नहीं होने चाहिए, न्यायालय से दंडित न हो और साम्राज्यवादी पूंजीपति तथा सामंत न रहे हो। राष्ट्रीयता, प्रजाति, काम, धंधे, कुल, धार्मिक विश्वास, शिक्षा, संपत्ति तथा निवास स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मताधिकार या उम्मीदवार होने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। जन कांग्रेस के सदस्यों की संख्या का निर्धारण कानून के आधार पर होता है। इस जन कांग्रेस विश्व का सबसे बड़ा विधायी सदन है। जन कांग्रेस के सदस्यों को डिप्टी कहा जाता है। अब देखेंगे हम सदस्यों के विशेषाधिकार। सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार है। किसी भी सदस्य को कांग्रेस की पूर्व अनुमति के बिना बंदी नहीं बनाया जा सकता है, न ही मुकदमा चलाया जा सकता है। यदि कांग्रेस की बैठक न हो रही हो तो इस संबंध में कांग्रेस की स्थायी समिति से अनुमति लेना आवश्यक है। कार्यकाल और अधिवेशन। अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रीय जन कांग्रेस का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है। इसकी कार्यकाल की समाप्ति से 2 माह पूर्व स्थायी समिति को नई कांग्रेस के निर्वाचन करा लेने चाहिए। स्थायी समिति के लिए यह व्यवस्था आवश्यक है कि वह जन कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य बुलाए। आवश्यकता पड़ने पर विशेष अधिवेशन भी बुलाए जा सकते हैं। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय जन कांग्रेस की शक्तियां एवं कार्य। राष्ट्रीय जन कांग्रेस शासन तंत्र का सर्वोच्च अंग है। अन्य देशों में संसदात्मक संस्थाओं के विधायी कार्यों की भांति यह भी संवैधानिक शक्तियों एवं कार्यों का संपादन करती है। इसे संविधान में संशोधन करने, कानून बनाने एवं शासन तंत्र पर नियंत्रण का अधिकार है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रमुख कार्य इस प्रकार है। फर्स्ट, अपने पहले अधिवेशन में जन कांग्रेस अपनी कार्रवाई के संचालन हेतु प्रेजिडियम का चुनाव करती है। सेकंड, यह संविधान में संशोधन करती है। थर्ड, यह संविधान के क्रियान्वयन का निरीक्षण करती है। फोर्थ, यह फौजदारी, दीवानी तथा राज्य के विविध अंगों से संबंधित मूलभूत कानूनों का निर्माण एवं संशोधन करती है। फिफ्थ, जनवादी चीनी गणराज्य के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। 6, राष्ट्रपति की सिफारिश पर राज्य परिषद से प्रधानमंत्री तथा उप प्रधानमंत्री के चयन का निर्धारण करना। जन कांग्रेस की ही स्टेट काउंसिलर, मंत्रालयों के प्रभारी मंत्रियों, ऑडिटर जनरल तथा राज्य परिषद के महासचिव का प्रधानमंत्री द्वारा मनोनयन होने पर अंतिम रूप से चयन करती है।
है। यह केंद्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष का निर्वाचन करती है तथा उनके द्वारा मनोनीत सदस्यों का आयोग के लिए चयन करती है। नेक्स्ट, यह सर्वोच्च जनवादी न्यायालय के सभापति का निर्वाचन करती है। नेक्स्ट, यह सर्वोच्च जनवादी प्रोक्यूरेटोरेट के प्रोक्यूरेटर जनरल का निर्वाचन करती है। नेक्स्ट, यह आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजनाओं की जांच एवं स्वीकृति प्रदान करती है। यह योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में प्रस्तुत प्रतिवेदनों की जांच करती है। नेक्स्ट, यह राज्य के बजट की जांच एवं स्वीकृति प्रदान करती है। यह बजट के क्रियान्वयन संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। नेक्स्ट, यह स्थायी समिति द्वारा लिए गए अवांछित और अनुचित निर्णयों को बदल सकती है। नेक्स्ट, नए प्रांतों, स्वायत्त प्रदेशों अथवा नगर पालिकाओं की स्थापना के लिए इसकी स्वीकृति आवश्यक है। नेक्स्ट, यह विशेष प्रशासनिक प्रदेशों की स्थापना का निर्णय करती है। नेक्स्ट, यह युद्ध और शांति के प्रश्नों पर समुचित निर्णय लेती है। नेक्स्ट, यह उन सभी कार्यों और शक्तियों का प्रयोग करती है जो कि राज्य के सर्वोच्च शक्तिशाली अंग के रूप में इससे अपेक्षित है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार राष्ट्रीय जन कांग्रेस अग्रलिखित पदाधिकारियों को उनके पद से हटा सकती है। ये पहला, यह चीन के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकती है। सेकंड, यह प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, स्टेट काउंसिलरों, मंत्रालयों तथा उद्योगों के प्रभारी मंत्रियों, ऑडिटर जनरल तथा स्टेट काउंसिल के महासचिव को उनके पद से हटा सकती है। यह केंद्रीय सैनिक आयोग के चेयरमैन तथा अन्य सदस्यों को हटा सकती है। यह सर्वोच्च जनवादी न्यायालय के सभापति को उनके पद से हटा सकती है तथा यह सर्वोच्च जनवादी प्रोक्यूरेटोरेट और प्रोक्यूरेटर जनरल को उनके पद से हटा सकती है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस का अध्यक्ष। राष्ट्रीय जन कांग्रेस के अध्यक्ष की स्थिति एवं भूमिका अन्य देशों में संसद के अध्यक्ष से मिलती जुलती है। वह जन कांग्रेस, जो कि एक विधायी निकाय है, की अध्यक्षता करता है। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय जन कांग्रेस की वास्तविक स्थिति। नए संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस कतिपय अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। यह उपबंध बहुत ही व्यापक है और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय जन कांग्रेस उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जिनकी चर्चा संविधान में नहीं की गई है। परंतु वस्तु स्थिति यह है कि जन कांग्रेस सैद्धांतिक रूप से ही सर्वोच्च है और शक्तिशाली संस्था है तथा वास्तविकता रूप में उसकी शक्तियाँ कई कारणों से कमज़ोर है। फर्स्ट, इसकी अत्यधिक विशाल सदस्य संख्या के कारण यह किसी भी मामले पर ठीक प्रकार से विचार नहीं कर सकती है। विशाल संख्या वाली संस्था विधि निर्माण का कार्य प्रभावी ढंग से नहीं कर सकती। सेकंड, जन कांग्रेस का अधिवेशन बहुत थोड़े समय के लिए होता है। वास्तविक शक्ति इसके सत्रावसान काल में कार्य करने वाली स्थायी समिति के पास केंद्रित हो गई है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस की शक्तियों को व्यवहार में स्थायी समिति ने ही हथिया लिया है। थर्ड, चीन में साम्यवादी दल के सर्वोच्च नेता ही सब कुछ है, वे ही नीतियों का निर्माण करते हैं। स्थायी समिति या जन कांग्रेस तो केवल संवैधानिक और औपचारिकताओं के नाते ही अपनी स्वीकृति की मोहर लगाते हैं। जन कांग्रेस एक साधन मात्र है जिसका प्रयोग चीन का साम्यवादी दल अपने अधिनायकत्व को छिपाने और बनाए रखने के लिए करता है। यदि कोई सदस्य दल के निर्णयों की आलोचना का साहस करे तो उसे दक्षिणपंथी करार देकर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। इस तरह से अगर हम देखें तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस की शक्तियाँ हैं वो सीमित है। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति। चीन के नवीन संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति की स्थिति बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। संविधान में इसे राष्ट्रीय जन कांग्रेस का स्थायी अंग कहा गया है। इसकी रचना
स्थायी समिति की रचना का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 65 में किया गया है। इसके अनुसार स्थायी समिति में एक अध्यक्ष, कई उपाध्यक्ष, महासचिव तथा अन्य साधारण सदस्य होते हैं। इनका राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा चुनाव होता है। इन्हें वापस बुलाने का अधिकार भी है। स्थायी समिति के आकार के संबंध में संविधान कुछ नहीं कहता है, इसका निर्धारण राष्ट्रीय जन कांग्रेस को करना है। संविधान के अनुसार राष्ट्रीय जन कांग्रेस का कार्यकाल 5 वर्ष है। स्थायी समिति उस समय तक अपना कार्य करती है जब तक कि नई स्थायी समिति का चुनाव न हो जाए। अतः स्थायी समिति का कार्यकाल सामान्यतया 5 वर्ष से कुछ अधिक होगा। स्थायी समिति का अध्यक्ष। स्थायी समिति का अध्यक्ष स्थायी समिति की अध्यक्षता करता है तथा उसकी आज्ञप्तियों और निर्णयों पर हस्ताक्षर भी करता है, लेकिन उसे अलग से कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। स्थायी समिति का अध्यक्ष चीन में प्रमुख विधि निर्माता होता है, जिसकी स्थिति चीनी साम्यवादी राजनीति व्यवस्था में राष्ट्रपति और साम्यवादी दल के महासचिव के बाद तीसरे स्थान पर मानी जाती है। स्थायी समिति की शक्तियां एवं कार्य। संविधान के अनुच्छेद 67 में स्थायी समिति के कार्य है वो इस प्रकार बताए गए हैं। फर्स्ट, यह संविधान के क्रियान्वयन का निरीक्षण करती है। सेकंड, यह कानूनों का निर्माण एवं संशोधन करती है जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस के क्षेत्राधिकार में नहीं है। थर्ड, राष्ट्रीय जन कांग्रेस के सत्रावसान काल में कानूनों का निर्माण तथा विद्यमान कानूनों में आंशिक संशोधन करने का कार्य स्थायी समिति करती है। यह संविधान की व्याख्या करती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जन कांग्रेस के सत्रावसान काल में आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाओं तथा बजट को स्वीकृति प्रदान करना। नेक्स्ट, यह राज्य परिषद, केंद्रीय सैनिक आयोग, सर्वोच्च जन न्यायालय तथा सर्वोच्च जन प्रोक्यूरेटोरेट के कार्यों का निरीक्षण एवं जांच करती है। राज्य परिषद द्वारा निर्मित उन प्रशासनिक नियमों, आदेशों तथा निर्णयों को यह रद्द कर सकती है जो संविधान या संविधियों के प्रतिकूल है। नेक्स्ट, स्थानीय निकायों द्वारा निर्मित उन निर्णयों एवं नियमों को रद्द कर सकती है जो संविधान के प्रतिकूल है। नेक्स्ट, जब राष्ट्रीय जन कांग्रेस का अधिवेशन न चल रहा हो तो मंत्रियों के चयन, ऑडिटर जनरल तथा राज्य परिषद के महासचिव के चयन के बारे में यह निर्णय करती है। नेक्स्ट, जब राष्ट्रीय जन कांग्रेस का अधिवेशन न चल रहा हो तो केंद्रीय सैनिक आयोग एवं इसके सदस्यों के चयन के बारे में यह निर्णय करती है। नेक्स्ट, सर्वोच्च जन न्यायालय के सभापति के परामर्श से सर्वोच्च जन न्यायालय के उपसभापति तथा अन्य न्यायाधीशों, न्यायिक समिति के सदस्यों, सैनिक न्यायालय के सभापति की यह नियुक्ति करती है। नेक्स्ट, उप प्रोक्यूटर जनरल तथा प्रोक्यूरेटोरेट समिति के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करती है। नेक्स्ट, विदेशों में नियुक्त किए जाने वाले प्रतिनिधियों की नियुक्ति एवं बर्खास्त करने का अधिकार इस समिति को है। नेक्स्ट, विदेशों से किए जाने वाले समझौतों एवं संधियों का पुष्टिकरण यही समिति करती है। नेक्स्ट, सैनिक और कूटनीतिक उपाधियां वितरित करने का स्थायी समिति को अधिकार है। नेक्स्ट, राज्य की ओर से दिए जाने वाले पदक, उपाधियां इसकी स्वीकृति से दी जाती है। नेक्स्ट, विशेष समाधान देने का अधिकार इसको है। नेक्स्ट, देश पर आक्रमण होने पर युद्ध के प्रतिरोध हेतु निर्णय लेने का इसको अधिकार है। नेक्स्ट, आम लामबंदी तथा आंशिक लामबंदी घोषित करने की शक्ति इसको प्राप्त है। नेक्स्ट, मार्शल लॉ लागू करने का इसको अधिकार है। और लास्ट में, राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा सौंपे जाने वाले समस्त कार्य करने का इसको अधिकार है। वस्तुतः यह बहुत ही व्यापक प्रावधान है जिसके आधार पर जन कांग्रेस इसे कोई भी कार्य सौंप सकती है। अब हम देखेंगे स्थायी समिति की वास्तविक स्थिति। संविधान में स्थायी समिति को राज्य के सर्वोच्च अंग की श्रेणी में रखा गया है। यह औपचारिक चीनी पिरामिड के शिखर का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है कि स्थायी समिति जनवादी चीन का वास्तविक विधानमंडल है।
लेकिन कुछ अन्य लेखकों ने इस संबंध में दूसरा दृष्टिकोण भी रखते हैं। वे कहते हैं कि इस समिति की सदस्यता बहुत बड़ी है और इतनी अधिक सदस्यता वाली संस्था कार्यकुशलता से कार्य नहीं कर सकती। दूसरा बिंदु है, स्थायी समिति की भूमिका बहुत अधिक सीमा तक राज्य परिषद तथा कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति, उसके पॉलिट ब्यूरो तथा पॉलिट ब्यूरो की स्थायी समिति से सीमित हो जाती है। आलोचकों के अनुसार चीन में सभी सरकारी संस्थाओं पर केंद्रीयकृत पार्टी का नेतृत्व है, इसलिए स्थायी समिति को विशेष महत्व नहीं दिया जा सकता। वस्तु स्थिति यह है कि चीन की समस्त शासन व्यवस्था में साम्यवादी दल के नेतृत्व पर तो संदेह किया नहीं जा सकता, लेकिन इस स्थिति के बावजूद स्थायी समिति समस्त शासन व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। धन्यवाद।